नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MR स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम रेलवे NTPC के पिछले वर्षों के पेपर से केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इन सवालों का अभ्यास करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हर सवाल के साथ मैं आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के सवालों को आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में हम भाग 2 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है डैश पदार्थ। ए कोलाइड, बी गैस, सी तरल, डी मिट्टी। आंसर ऑप्शन सी तरल। कोलाइड पदार्थ सामान्यतः पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हवा एक डैश है। ए शुद्ध मिश्रण, बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण, डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। आंसर ऑप्शन डी, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78.84%, ऑक्सीजन 20.946%, आर्गन 0.934%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.00052%, मीथेन 0.002% आदि। तीसरा नंबर सवाल, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। ए मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, बी मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, सी इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, डी इसकी संरचना तय है। आंसर ऑप्शन डी, इसकी संरचना तय है। रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, यौगिकों, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। अर्थात मिश्रण की कोई निश्चित संरचना तय नहीं है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों को सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक व बालू का मिश्रण। नंबर क्वेश्चन, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट, सी अमिश्रणीय यानी कि इमिसिबल, डी डिकेंटेशन। आंसर ऑप्शन सी अमिश्रणीय यानी इमिसिबल। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रणीय यानी इमिसिबल पदार्थ कहते हैं। तेल और पानी 2 तरल पदार्थ हैं जो अमिश्रणीय है। 5 नंबर क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। ए विलायक, बी घुला हुआ पदार्थ, सी कोलाइड, डी सस्पेंसर। आंसर ऑप्शन बी, घुला हुआ पदार्थ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके सामान्यतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलय यानी कि घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ यानी कि विलय है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में कम होती है। 6 नंबर क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। ए भौतिक परिवर्तन, बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, सी ऊष्माग्राही परिवर्तन, डी रासायनिक परिवर्तन। आंसर ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्न है। दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना। 7 नंबर, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ए ऊर्ध्वपातन, बी क्रिस्टलीकरण, सी निष्क्रियकरण, डी आसवन। आंसर ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण।
वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण यानी कि उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल प्राप्त होता है। यहाँ अम्ल HCl है और क्षारक NaOH है। जब इस दोनों को मिलाया जाता है तो लवण यानी कि NaCl और जल H2O बनता है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। 8 नंबर, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। A, एक अंडा पकाना, B, एक आइस क्यूब पिघलाना, C, केक का बेक करना, D, केला सड़ना। आंसर ऑप्शन बी, एक आइस क्यूब का पिघलाना। पदार्थ के आकार, माप या साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। 9 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। A, सब्लिमेशन, B, डिपोजिशन, C, कंडेंसेशन, D, इवेपोरेशन। आंसर ऑप्शन बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस यानी कि सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। संघनन यानी कि कंडेंसेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ भाप यानी कि वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है संघनन कहलाता है। जैसे वाष्प का जल में परिवर्तित होना। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर का जलना। वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल यानी कि द्रव अवस्था से सीधे वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। A, 14:8, B, 14:3, C, 3:14, D, 1:8। आंसर ऑप्शन बी, 14:3। अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर या फिर निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलय होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। A, जॉन मिल्टन, B, जॉन डाल्टन, C, मेंडल, D, लॉफ्सियर। आंसर ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। द्रव अथवा पदार्थ की संरचना तथा प्रकृति का गहन अध्ययन करने के पश्चात इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य या पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति से संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उनके अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं तथा यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। 12 नंबर सवाल, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। A, प्रोस्ट, B, लेविजियर, C, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, D, जॉन डाल्टन। आंसर ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। वह प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात से संबंधित द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। उनके अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो बेहद छोटे कणों से बने होते हैं और इन कणों को
एटम्स या परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। 13 नंबर सवाल, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ए अभिक्रियाशीलता, बी विलयता, सी तन्यता, डी अधात्वधर्वण्यता। आंसर सी तन्यता। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकता है। चौदह नंबर सवाल, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी कि मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? ए कार्बन, बी तांबा, सी आयोडीन, डी जर्मेनियम। आंसर ऑप्शन डी जर्मेनियम। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में जाना जाता है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में ऊर्ध्वचालक के रूप में किया जाता है? ए ZNSI, बी GAAS, सी GEAS, डी ZMTE। आंसर ऑप्शन बी GAAS। सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल बनाने में गैलियम आर्सेनिक यानी कि GAAS तथा सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? ए सीसा, बी ब्रोमीन, सी सोना, डी सिलिकॉन। आंसर ऑप्शन डी सिलिकॉन। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु यानी कि अर्धधातु कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम उपधातु कहे जाते हैं। सोना और सीसा धातुएं हैं तथा ब्रोमीन अधातु है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है। 17 नंबर सवाल, डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। ए मिश्र धातुओं, बी यौगिकों, सी अधातुओं, डी मिश्रणों। आंसर ऑप्शन सी अधातुओं। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? ए चालक, बी हल्के पदार्थ, सी भंगुर, डी मंद एवं दीप्ति रहित। आंसर ऑप्शन ए चालक। और धातुओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। धातुओं की तुलना में प्रायः ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और धातुओं का घनत्व कम होता है तथा ये भंगुर भी होती है और ये हल्के पदार्थ होती है। और धातुओं का क्वथनांक और गलनांक धातुओं से काफ़ी कम होता है और ये धातुओं की तुलना में मंद और चमक रहित होती है। 19 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? ए ध्वन्यात्मक, बी आघातवर्धनीय, सी अर्धचालक, डी तन्य। आंसर ऑप्शन सी अर्धचालक। उपधातु मेटालॉइड में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। इनके गुणधर्म इस प्रकार हैं। पहला अर्धचालक आमतौर पर, दूसरा ठोस चमकदार नाजुक, तीसरा बिजली का मध्यवर्ती कंडक्टर, चौथा सिलिकॉन जर्मेनियम आदि उपधातुओं के उदाहरण हैं जो कि अर्धचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है।
20 नंबर, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ए परासरण, बी विपरीत परासरण, सी साइटोलिसिस, डी टर्गर दाब। आंसर ऑप्शन बी विपरीत परासरण। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। 21 नंबर, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ए स्फीति दाब, बी परासरण, सी रिवर्स परासरण, डी साइटोलिसिस। आंसर ऑप्शन सी रिवर्स परासरण। रिवर्स परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ध्यातव्य है कि परासरण यानी कि ऑस्मोसिस विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। 22 नंबर, विलवणीकरण या डिसालिनेशन क्या है? ए एक पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है, बी यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, सी यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है, डी यह शरण क्षय की प्रक्रिया है। आंसर बी यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। विलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतया लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवणीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण किया जाता है ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाला नमक एक सह उत्पाद के रूप में बनता है। 23 नंबर, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए विद्युत विघटन, बी ऑस्मोसिस, सी ओजोनीकरण, डी ऑक्सीकरण। आंसर ऑप्शन ए विद्युत विघटन। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। 2H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो O2 + 4H + 4E-। 24 नंबर, समुद्र के पानी के और लवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है ए निष्पंदन, बी आशवन, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। आंसर ऑप्शन बी आशवन। समुद्र के पानी के और लवणीकरण या डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक आशवन है। आशवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन कहलाता है। नंबर, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ए क्रिस्टलीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी अपकेंद्रण, डी क्रोमेटोग्राफी। आंसर ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सामान्य नमक NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। 26 नंबर, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ए ऑक्सीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। आंसर ऑप्शन सी वाष्पीकरण। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण यानी कि इवेपोराइजेशन कहा जाता है।
जैसे पानी से वाष्प का निकलना। गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं, जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। 27 नंबर, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ए ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी परिसमापन। आंसर ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित यानी कि सब्लिमेट हो और दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। 28 नंबर, विलय और विलायक के समान मिश्रण कहलाता है। ए निलंबन, बी विलयन, सी इलेक्ट्रोलाइट, डी पायसन। आंसर ऑप्शन बी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ए हीरा, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ग्रेफाइट, डी फुलरिन। आंसर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरिन कार्बन के अपरूप है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन और ज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा 0.03% है। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में, अग्निशामक यंत्रों आदि में किया जाता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? ए चौक, बी संगमरमर, सी जिप्सम, डी हीरा। आंसर ऑप्शन डी हीरा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है तथा यह विद्युत और ताप का कुचालक है। 31 नंबर, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, सी डी नाइट्रोजन। आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं: प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्राइटियम H13 है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।